चलिए स्टार्ट करें, बाकी बच्चे आते रहेंगे। समझ गए आपको डीएनए का स्ट्रक्चर? ये आपको स्टेट में पूछेंगे, ठीक। स्टेट में कैसे स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको इस वे में भी बनाया, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम। कोई आपको स्पेसिफिक जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे नहीं भी बनाया, इस टाइप से स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाया, बट बीच में आपको थोड़ा सा इस ये बॉन्ड्स बताने पड़ेंगे। कौन से? बोर्ड में तो आप, बोर्ड मीन्स आपको जो 11th के एग्जाम है उसके लिए, बोर्ड में तो आपको 12th में नहीं है। हाँ, 12th में आपका जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रहेगा उसमें ये वाला पोर्शन फिर से रिपीट होगा, ये एग्जाम में रहेगा, ठीक है, जिसमें कि रेप्लिकेशन का पोर्शन है। वेट, बच्चों को एडमिट कर ले फिर स्टार्ट करें। आज कंप्लीट होना चाहिए जितना मेरा। एवरीबॉडी इन अ वेटिंग रूम, बाय। ये हो गया आपका डीएनए। आरएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? आरएनए का स्ट्रक्चर भी तो ऐसे ही बनता है, सिर्फ आरएनए में न्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो आपकी क्या, यहाँ पे OH होता है, यू नो दैट। हाँ, वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड चेन सिर्फ सिंगल होती है, डबल नहीं होती, बिकॉज आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। तो न्यूक्लियोटाइड चेन क्या होगी? सिर्फ सिंगल सिंगल बनेगी, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आपकी न्यूक्लियोटाइड चेन होती है आरएनए में। ये भी 5 प्राइम फॉस्फेट होता है, यहाँ पे भी आपका 3 प्राइम OH होता है। सिर्फ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, याद रखना। समझ लो यहाँ पे मैंने एडेनिन लिख दिया तो कोई उसके साथ दूसरी किसी की पेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, समझ लो कि यूरेसिल, क्योंकि थायमिन तो आता नहीं है। यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे मेरी मर्जी में फिर से ग्वानिन लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रैंडमली अरेंज होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं कहूंगी कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में, सुनो मेरी बात, फिर भी मैं ये कहूंगी कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में पेयरिंग कहीं कहीं हो सकती है। कहाँ पे होगी दैट वी विल सी, बट पेयरिंग होगी तो सिंगल स्ट्रैंड में ही होगी। ऐसे कुछ सिंगल एक जो थ्रेड है आपका, अगर ये थ्रेड ऐसे दुमड़ गया तो हो सकती है ना पेयरिंग, इस टाइप से कोई पेयरिंग होगी। नहीं समझ रहा है, आगे समझेगा, डोंट वरी, ठीक है। बट ऑलवेज कीप इन माइंड जो आपका आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और न्यूक्लियोटाइड की चेन सिर्फ सिंगल ही होती है, राइट। चलिए आगे, क्लियर। थोड़े थोड़े पॉइंट आरएनए के बेसिस पे, नॉट सो मच। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ये 12th क्लास में बहुत डिटेल में होगा। अभी इसका थोड़ा सा एक स्मॉल वर्जन बता रही हूँ। फटाफट नाम याद रख लेना। मैसेंजर आरएनए को किसने डिस्कवर किया? एमआरएनए के लिए ज्यादा पूछते, जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 में। मैसेंजर आरएनए मैसेज कैरी करता है, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाता है, आरएनए भी बनाता है, सॉरी राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाने में टेक पार्ट लेते हैं और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। और ट्रांसफर आरएनए जो है वो स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए होता है जो कि 10 to 15% होता है। इस पे क्वेश्चंस आए हैं, 10 to 15% होता है, ठीक है। और ये अबाउट 18% होता है, सोच लो ये 5% के करीब करीब होगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए सिर्फ 5% के करीब होगा और ये 80% ऑक्यूपाई करता है राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए 10 to 15% टीआरएनए होता है आपके बॉडी में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फाउंड, दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हाँ, मैं बता दूंगी ये सब कुछ, डोंट वरी। ये तो जस्ट एक सुपरफिशियल मैंने बताया। वेट, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। एमआरएनए को ही कैरियर कहते हैं। क्यों कैरियर? क्योंकि ये कैरी करता है डीएनए की इंफॉर्मेशन खुद पे और उसको आगे लेके जाके प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। राइबोसोम आते हैं, एमआरएनए पे बैठते हैं, उस एमआरएनए के कोड को क्या करते हैं, एक मिनट मुझे चाहिए ब्लैंक स्लाइड। देखो, अगर कोई आपका डीएनए है, सी, इफ दिस इज योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उस डीएनए में पर्टिकुलर कोई पोर्शन होगा जिसको हम जीन कहते होंगे,
जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं। अब ये जो जीन है इसमें एटीजीसी का सीक्वेंस होगा। हमने अपने डीएनए पढ़ा, एडेनिन गुआनिन सब होते हैं, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, एवरीथिंग यू नो दैट। ठीक है, अब समझ लो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, वाटसन एंड crick का हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो आपका 5 प्राइम डायरेक्शन में ये जो आपका डीएनए है, इस डीएनए में क्या होता है, आरएनए बनता है, इस डीएनए को रीड करता है। अरे यहाँ पे ए है क्या, तो चलो मैं अपने ऊपर क्या ले लेता हूँ, ए पेयर विथ यू, बिकॉज ये आरएनए बन रहा है, दिस इज एमआरएनए। किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। अरे यहाँ पे टी है क्या, टी है क्या, सॉरी टी कैसे, हाँ बिकॉज ये डीएनए है ना, दिस इज अ डीएनए वन, ये डीएनए है, ये आरएनए है। ठीक है, ये क्या करेगा, मैं ए ले लेता हूँ यहाँ पे। अरे यहाँ पे जी है क्या, मैं सी, सी, ऐसे कर करके यहाँ पे एमआरएनए बनता है, दिस इज योर एमआरएनए, जो कि डीएनए के ऊपर के मैसेज को क्या कर रहा है, कोड्स को खुद के ऊपर कैरी कर रहा है, दिस इज अ मैसेज ले रहा है डीएनए का। और वो मैसेज राइबोसोम को कह रहा है कि मैं मैसेज तो लेके आया हूँ, चलो पढ़ो जरा इसको। राइबोसोम उसको पढ़ता है और उसके बेसिस पे जैसे जैसे राइबोसोम आगे 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 जाएगा, वो एमआरएनए के सीक्वेंस को पढ़ेगा और उस एमआरएनए के सीक्वेंस को पढ़ने के बाद टीआरएनए को बुलाएगा, टीआरएनए को कहेगा टीआरएनए एमआरएनए का सीक्वेंस पढ़ रहा हूं। अब एमआरएनए का सीक्वेंस पढ़ने के बाद समझ लो मेरे पास एयूजी है, एमआरएनए का सीक्वेंस, टीआरएनए मिथियोनिन को लेके आ जाओ, टीआरएनए आया मस्पेकी मिथियोनिन को अपने साथ लेके आया। दूसरा टीआरएनए आया, फिर से दूसरा टीआरएनए आया, समझ लो ये राइबोसोम थोड़ा आगे खिसका, समझ लो यूएए था, यहाँ पे आ गया, समझ लो राइबोसोम अभी आगे 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 स्लाइड हो रहा है राइबोसोम। अब बोल रहा है कि मेरे पास मिथियोनिन तो मैंने लगा लिया, अब यूएए है तो ऐसा कोई टीआरएनए आओ, फिनिल एलेनिन लेके आना। क्या लेके आना, टीआरएनए, फिनिल एलेनिन वाला टीआरएनए लेके आना। तो आ गया लेके फिनिल एलेनिन को, फिनिल एलेनिन यू नो दैट अमीनो एसिड होते हैं। और ऐसे कर करके क्या होगा, मिथियोनिन, फिर ये मिथियोनिन जो है ये इसके ऊपर आके बैठ जाएगा ऐसे। फिर तीसरा आएगा, फिर तीसरा भी ऐसे ही करेगा। समझ लो तीसरा सीरीन के लिए आया, या दूसरे किसी अमीनो एसिड के लिए आया, यूजी इसके लिए आया, समझ लो किसके लिए, ए के लिए आया, समझ लो ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो है सीक्वेंस है, यहाँ पे सीक्वेंस है ना, जो भी सीक्वेंस लेके आया है डीएनए का उसको रीड करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना अमीनो एसिड डालते जा रहे हैं। और मिथियोनिन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर मिथियोनिन, और मिथियोनिन किस पे शिफ्ट हुआ था, फिनिलेनिन पे, यस। फिर फिनिलेनिन और मिथियोनिन को लेके कहाँ पे शिफ्ट हुआ, दूसरे अमीनो एसिड के पास। फिर ये मिथियोनिन, फिनिलेनिन और ये दूसरा अमीनो एसिड, ऐसे तीन अमीनो एसिड हो गए, ये फिर से शिफ्ट होंगे आगे वाले अमीनो एसिड पे। ऐसे कर करके क्या करेंगे, अमीनो एसिड की चेन बनाएंगे, और उसी को तो कहते हैं हम क्या, प्रोटीन। यानी एमआरएनए से क्या बना, फाइनली प्रोटीन बना, अमीनो एसिड की चेन। बीच में कौन आया, सबसे पहले आया मैसेंजर आरएनए, उसने कैरी की इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर, दैट्स व्हाई उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और वो कितना परसेंट होता है, सिर्फ 5% होता है। फिर उसके बाद आया राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आरआरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए ने क्या किया, राइबोसोम्स को बनाया और राइबोसोम्स को भेजा। राइबोसोमल आरएनए कितने अमाउंट में होते हैं, कितने होते हैं आरआरएनए, कितने होते हैं, 80%। ठीक है, राइबोसोम की मदद से टीआरएनए उसको रीड किया, टीआरएनए ये टीआरएनए क्या कर रहा है, खुद के साथ अमीनो एसिड को लेके आ रहा है। जिससे ट्रांसफर आरएनए, यानी जो भी इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास मैसेज लेके आया है उसको ट्रांसफर कर रहा है, उसको ट्रांसलेट करना है, आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करना, मींस ट्रांसलेट करना। किसके फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, खुद के ऊपर प्रोटीन अमीनो एसिड्स को एक एक लेके आता है। और बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब आ जाएंगे, देन व्हाट फॉर्म, कंप्लीट प्रोटीन। समझा आपको, कहाँ पे आरएनए का रोल है, एमआरएनए का रोल कहाँ पे, मैसेज को कैरी करने में। आरआरएनए का रोल कहाँ है, राइबोसोम बनाने में। सी, दिस इज अ राइबोसोम, दिस इज अ राइबोसोम।
ठीक है, कंप्लीट राइबोसोम इतना मुझे नहीं बताना चाहिए अभी, क्योंकि आपको आता है ये। टीआरएनए बीच में कैसे आ रहा है, समझ रहे हो आप? जैसे राइबोसोम आके बैठ गया, टीआरएनए को सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, ये इन जनरल आइडिया मैंने आपको दे दी, कहाँ पे एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए आते हैं। ठीक है, इसके आगे का मुझे लगता है ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 12th में फंडामेंटल में आएगा। अब ज्यादा बताने में कोई मतलब नहीं है, जो चीजें जहाँ पे रिवेल करनी है वहां पे ही होगी, अभी नहीं बताऊंगी मैं इसको। राइबोसोमल आरएनए के लिए मैंने आपको ये वाली डायग्राम दी थी, अगर आपको याद होगा तो। दिस इज योर मास्टर स्लाइड। हाँ, बिलीव नहीं करोगे, ना जाने कितनी बार इससे क्वेश्चन आए। यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में जो आरआरएनए होता है, जो कि 80% होता है, यूकैरियोट्स में भी, हमारे बॉडी में भी आरआरएनए, वो भी 80% है। तो आरआरएनए के भी तो बहुत सारे टाइप है, सम आर 16s। डू यू नो व्हाट इज एस? एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज एस? एस क्या होता है? एस क्या होता है? जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है उसको पूरा पता होगा एस क्या होता है। व्हाट इज एस? व्हाट इज एस? अरे एक एक पॉइंट मैंने कितना बताया तुम लोग को। स्वेडबर्ग कांस्टेंट, वेरी गुड भूमिका, वेरी गुड वेरी गुड। एस इज, हाँ गिरीश, दिव्या, कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट? स्वेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, वेरी। 16s आरआरएनए प्रोकैरियोटिक में होता है। 23s, 5s, इसको लर्न करो, इसको लर्न करो, एटलीस्ट इसको लर्न करो, प्रोटीन को ना करो, इसको करो। मींस जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें 70s आरआरएन 70s राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोट्स में 80s होते हैं, प्रोकैरियोट में 70s डिफरेंशिएट होते हैं 30s और 50s में। इसको ऐड करके नहीं देखना, ओवरलैपिंग होने की वजह से ज्यादा है वो, 50s है और 30s। 50s इज ए लार्ज सब यूनिट, 30s इज ए स्मॉल सब यूनिट। 30s जो राइबोसोम होता है वो किससे बना हुआ होता है? वो 16s आरआरएनए से और 21 प्रोटीन से। इसको जाने दो, कोई नहीं पूछेगा, बट ये जरूर पूछेगा कि 30s आरआरएनए में या प्रोकैरियोट में कौन से टाइप के आरआरएनए इन्वॉल्व होते हैं। 16s आरआरएनए फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, 23s और 5s आरआरएनए फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्जर सब यूनिट इन प्रोकैरियोट। व्हाट अबाउट इन यूकैरियोट? 18s आरआरएनए फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, 28s, 5.8s, 5s, देखो 5s यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, आरआरएनए फॉर फॉर्मेशन ऑफ 60s लार्जर सब यूनिट। ठीक, इसको लर्न करो, इतना ही काफी है। और इतना याद रहना चाहिए कि 80% होता है हमारे बॉडी में आरआरएनए, जो कि राइबोसोम्स बनाने में और प्रोटीन सिंथेसिस करने, राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखना है आपको। टीआरएनए को ही हम कहते हैं एक स्मॉल आरएनए है, जिसमें कि 80 न्यूक्लियोटाइड से बना है। वो क्या करता है? स्पेसिफिक अमीनो एसिड को देखो ट्रांसफर करता है। यस, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आता है, बोलता है एमआरएनए ये चाहिए क्या? एमआरएनए बोलेगा हाँ बराबर लाए। चलो दूसरा टीआरएनए आएगा, ये वाला कि नहीं नहीं नहीं, दूसरा चाहिए अमीनो एसिड। ऐसे करके पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को लगाते जाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन उसके पास है वही अमीनो एसिड वहां पे लगेंगे। ये चीजें बहुत अलग है, समझने के लिए अभी नहीं समझना है, सिर्फ ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन लेके रहना है, बिकॉज हम बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखना है। सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे, बिकॉज हम स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं अब की बार। ठीक है, अब देखो टीआरएनए का स्ट्रक्चर। टीआरएनए का स्ट्रक्चर तो वैसे तो ऐसा ही है, सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंड है, आपको नहीं मैम ऐसे दिख रहा है, हाँ बट ये बीच बीच में मुड़ गया, बीच बीच में ऐसा, ये सिंगल स्ट्रैंड, यही स्ट्रैंड ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे कुछ, हाँ फिर ऐसे, ऐसे मुड़ गया ये, और मुड़ के क्या किया इसने? इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। और आपको लग रहा है कि अरे सिंगल डबल स्ट्रैंडेड है, क्यों? क्योंकि आपको बीच में पेयरिंग दिख रही है। समझ लो कि यहाँ पे जी आ गया और गलती से यहाँ पे सी आ गया, तो क्या ये पेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ? यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ पे समझ लो टी आ गया, तो ये पेयर नहीं करेंगे। सॉरी, टी कैसे आएगा? ये तो आरएनए है ना, यू आएगा, पेयर नहीं करेंगे, करेंगे ना। बट ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। मैंने आपको कहा था, याद है ना आपको, मैंने क्या कहा था? आरएनए जनरली क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, बट कोई कोई सिंगल स्ट्रैंड होके भी वो कभी कभी पेयरिंग करते हैं। देखो टीआरएनए में वो पेयर कर रहे हैं,
फिर भी वो सिंगल स्ट्रैंड है, देखो क्योंकि एक एंड 5 प्राइम बता रहा है और दूसरा एंड 3 प्राइम बता रहा है। हम ऐसे ही तो देखते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ से शुरू है, ये स्ट्रैंड यहाँ से शुरू है, शुरुआत ऐसी होती है। कभी 5 प्राइम एंड पहले होता है, याद रखना। इस टाइप, इस डायरेक्शन में है ये, ठीक। अब स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, ना कि उसके एग्जैक्ट बहुत डिटेल में उसका फंक्शन अभी नहीं देख पाएंगे हम। खिचड़ी नहीं बनानी है, हमें बिरयानी खानी है, ठीक है। ओके, खिचड़ी नहीं खानी, सबका मिक्सअप नहीं करना है अभी। चलिए देखो, टीआरएनए के ना 5 आर्म्स है, 4 है वैसे तो। एक आर्म का नाम बताती हूँ मैं, एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। एक आर्म का नाम है डी आर्म, उसका ही नाम है DHU, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडियम। पचाना है, डाइजेस्ट करना है जो भी मैं दे रही हूँ इंफॉर्मेशन, ठीक है। नंबर 3, तीसरा आर्म एंटीकोडॉन आर्म। 4th arm is TSIC, थायमीन सुडोसाइटिडीन आर्म, ठीक है। थायमीन सुडो यूरिडीन साइटोसिन है वो, ठीक है। ये आर्म्स है, और उसके बाद एक बीच में ना ऐसे कुछ एक ऐसे लूप भी है, छोटा एक सम क्या है, स्मॉल लूप भी है, जो किसका साइज कभी कभी वेरी होता है, कभी छोटी दिखती है, कभी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, कभी एकदम ही छोटी हो जाती है, तो इसको ज्यादा हम देखते नहीं, ठीक। ये है आर्म्स। आर्म्स के नाम याद रखना, इतना याद रखना कि जो mRNA जो बना है ना, mRNA से जो बाइंड करता है, देखो mRNA से जो पेयरिंग करता है, बॉन्डिंग करता है, वो tRNA का कौन सा आर्म होता है, एंटीकोडॉन। बिकॉज mRNA के पास कोई कोड है, mRNA के पास कोई कोड है, कौन सा कोड है, डीएनए से लेके आया हुआ कोड। उस कोड का अपोजिट मींस, अगर mRNA के पास, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो mRNA के पास अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या है, सुनो मेरी बात सही से थोड़ा, mRNA को देखोगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है GCC, ये क्या है, कोड है। अब टीआरएनए उसको कैसे बॉन्डिंग करेगा, टीआरएनए उसका अपोजिट, जी पेयर विथ व्हाट, सी पेयर विथ जी पेयर विथ सी पेयर विथ जी, ऐसा करेगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड आएंगे, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखो जरा, CGG, मैंने क्या लिखा है, CGG, ये कोडॉन है, तो कोडॉन का अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, इस आर्म को एंटी कोडॉन। क्या कहेंगे हम, एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन आर्म ऑलवेज पेयर विथ mRNA, ये सेंटेंस को रट लो, याद रखो। एंटी कोडॉन आर्म ऑलवेज पेयर विथ mRNA, एंटीकोडॉन आर्म ऑलवेज पेयर विथ mRNA, पेयर विथ या कोड विथ या बॉन्ड विथ या कॉम्प्लीमेंट्री विथ mRNA, पेयर विथ mRNA, इतना लिखो, इतना याद रखो, एंटीकोडॉन आर्म हो गया। अब यानी एक साइड से mRNA को पकड़ के रखा टीआरएनए ने, एक साइड से देखो किसको पकड़ के रखेगा, फिर से मिटाना पड़ेगा। देखो एक साइड से प्रोटीन को पकड़ के रखा है, देखो अमीनो एसिड, देखो यहाँ पे ACC या ऐसे पढ़ो, CCA, कुछ भी पढ़ो, पर A सबसे ऊपर रहेगा, इतना याद रखना, 3 प्राइम के साइड में। और ये जो पोर्शन है ना, ये ऐसा पोर्शन है जिसके साथ ये ऑलवेज फिक्स रहेगा, हर बार ACC ही रहेगा, ACC सीमेंट, याद रख दो, 3 प्राइम एंड। और ये जो है ना, यहाँ पे ही आपका कोई भी अमीनो एसिड बाइंड होगा, कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पे आके बाइंड होगा। जो भी सीक्वेंस यहाँ पे है, जो भी GCC है, उस बेसिस पे यहाँ पे उस टाइप का अमीनो एसिड लगेगा बच्चों। जो कोड है, उस हर किसी कोड का अपना अमीनो एसिड फिक्स है। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि हर किसी कोड का अपना एक अमीनो एसिड बनाने का तरीका होता है। AUG हर बार मिथियोनिन को ही बनाता है, याद रहना चाहिए। AUG अगर आ गया यहाँ पे mRNA में, तो यहाँ पे ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पे क्या आएगा, मिथियोनिन। तो ऐसे हर किसी का अपना कोड फिक्स, इतना ही याद रखना।
हाँ, हर किसी का फिक्स है। कौन सा कोड है, क्या है, दैट वी विल सी इन 12th क्लास। ठीक। अब ये जो है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना आपका, ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना, और यहाँ पे देखो जो भी आपका अमीनो एसिड है यहाँ पे आके लिंक हो गया, अमीनो एसिड लिंक हो गया, यहाँ पे पकड़ लिया इस आर्म ने इसको, इसीलिए इस आर्म को ही तो कहते हैं एक्सेप्टर आर्म, जो कि अमीनो एसिड के साथ अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, अमीनो एसिड को खुद के ऊपर बाइंड करता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। देखो टीआरएनए कैसा एडाप्टर मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है जो कि जिसने एक हाथ से एंटीकोडॉन आर्म से पकड़ के रखा है एमआरएनए को, और एक्सेप्टर आर्म से पकड़ के रखा है अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड को, याद रहेगा। अब डी आर्म क्या कर रहा है, डी आर्म का नाम है डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन, यूरिडीन आर्म, पूरा नाम डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन आर्म, डी आर्म भी कहते हैं या डीएचयू आर्म भी कहते हैं। ठीक है, अभी डी आर्म और डीएचयू आर्म की स्पेशलिटी क्या है, ये सिर्फ पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है ट्रांसलेशन के लिए। इफ यू आर नोइंग, कि आपको पता हो, या प्रोटीन, एक मिनट, जो भी एमआरएनए से जो भी प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, राइट। ट्रांसलेशन प्रोसेस करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम से बता देती हूँ, अमीनो असाइल सिंथेटेज। क्या कहते हैं उसको, अमीनो असाइल सिंथेटेज। ये ऐसा एंजाइम है, अगर ये एंजाइम नहीं रहेगा ना तो कभी भी आपका टीआरएनए इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। तो ये एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने का, ये एंजाइम को प्रॉपर रखने का, रिकॉग्नाइज करने का काम, यानी टीआरएनए पहले तो रिकॉग्नाइज करेगा कि मेरा अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम है क्या, तो ही मैं करता हूँ ट्रांसलेशन, तो ही मैं प्रोटीन को यहाँ पे अमीनो एसिड को एक्सेप्टर आर्म पे लगाने दूंगा, तो ही मेरी जरूरत है, फालतू में नहीं जाऊंगा किसी के घर में खाना खाने के लिए अगर कोई बुलाएगा नहीं तो। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है, टीआरएनए को चाहिए अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, टीआरएनए का कौन सा आर्म रिकॉग्नाइज करेगा, ये करेगा नहीं, ये कह रहा है मैं ऑलरेडी एमआरएनए को रीड करता हूँ, मुझे टाइम नहीं, ये बोलेगा ये मैं ऑलरेडी प्रोटीन को अमीनो एसिड को खुद के ऊपर एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे भी टाइम नहीं। तो ये तीसरा आर्म आता है डी5सी आर्म, सॉरी डीएचयू आर्म, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन आर्म। इसका काम भगवान ने बना के रखा है कि हाँ यार, तुम टीआरएनए को, जो स्पेसिफिक टीआरएनए का जो एंजाइम है जिसको टीआरएनए को चाहिए, दैट इज अमीनो असाइल सिंथेटेज, नाम याद नहीं रखना, अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात, रिकॉग्नाइज करना, यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज होगा अमीनो असाइल सिंथेटेज, और फिर टीआरएनए काम करना शुरू करेगा। ठीक है, डी आर्म का भी काम बता दिया मैंने आपको क्या है। अब देखो ये आर्म, टी साई सी आर्म, टी सूडो यूरिडीन, क्या कहते हैं, थायमीन, थायमीन सूडो यूरिडीन, साइटोसिन, साइको सूडो यूरिडीन कहते हैं। ठीक है, टी साई सी लूप, साइटोसिन। ठीक है, अब ये जो टी साई सी, इसका काम क्या है, इसका भी काम हो गया, सबका हो गया, सब एंगेज हो गया। अब ये कहेगा अरे यार, जब तक राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर आके बाइंड नहीं होगा तब तक तो मैं आने से रहा, तब तक टीआरएनए कहेगा तब तक तो मैं नहीं आऊंगा जब तक राइबोसोम आएगा नहीं। तो राइबोसोम आया, कौन बताएगा टीआरएनए को, टीआरएनए का ये वाला आर्म, टीआरएनए का ये वाला आर्म आके पहले तो राइबोसोम को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, राइबोसोम तुम आ गए ना पहले तो ही मैं आता हूँ, नहीं तो शादी में मैं बोर हो जाऊंगा, मेरा फ्रेंड पहले आना चाहिए, कौन, राइबोसोम। तो टी साई सी का आर्म का काम है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, राइबोसोम राइबोसोम बाइंडिंग साइट को क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है, राइबोसोम आया है, राइबोसोम अटैच्ड है, राइबोसोम से बाइंड होगा। टी साइज सी लूप जो है, ये लूप ऐसा है कि ये एक पर्टिकुलर साइट है, ऐसी जगह है जो कि राइबोसोम से जाके क्या होगी, बाइंड होगी, और ऐसे ही आपका क्या लगेगा, टीआरएनए अटैच्ड होगा। राइबोसोम को पकड़ के टीआरएनए अटैच्ड हो गया। ठीक है, अब चलो जरा बताओ जरा मुझे वन बाय वन, इसको थोड़ा सा हो गया हमारा, ये तो हो ही गया। देखो आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। आर्म्स कितने हैं,
कितने आर्म्स है टीआरएनए के पास? हाउ मेनी आर्म्स टीआरएनए हैव? इन वो लूप वाला आर्म जाने दो, कितने आर्म्स है? 5 आर्म्स है। हाँ, वो लूप वाला जाने दो तो 4 है। 5 पकड़ ले, चलो प्रोथा 5। नंबर 1 इज व्हाट? नंबर 1 इज व्हाट? नंबर 1 इज एक्सेप्टर आर्म, राइट? एक्सेप्टर आर्म, यस, एक्सेप्टर आर्म है। क्या होता है? 3 प्राइम ACC सीमेंट, राइट? ऐसे कुछ बताया था, याद रखना है। यहाँ पे क्या है, रोल क्या है इसका? ये एक्सेप्ट करता है, किसको? एक्सेप्ट द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, अटैच्ड होता है, अटैच भी कह सकते हो, ठीक है। नंबर 2, इसके बाद कौन सा है? DHU आर्म, जिसको हम डी आर्म भी कहते हैं। क्या रोल है इसका? क्या रोल है? डाइहाइड्रोक्सीयूरिडीन नहीं लिख रही हूं मैं पूरा, क्या रोल है? ये स्पेसिफिक अमीनो असाइल सिंथेटेज, ये एंजाइम का नाम है। याद रहता है तो ठीक है, अगले साल तो करना ही पड़ेगा यार। अमीनो असाइल सिंथेटेज को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ये स्पेसिफिक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है। नंबर 3 बताना जरा कोई, नंबर 3 क्या रहेगा? क्या रहेगा? एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन आर्म, राइट? ये इसका रोल क्या है? इसका तो अपना अलग ही रोल चलता है। क्या है इसका रोल? mRNA से क्या करता है? mRNA से बाइंडिंग करता है, यस और नो? मीन्स क्या करता है? mRNA के कोड को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज mRNA कोड, और उसके ऊपर एंटीकोडॉन सीक्वेंस डाल देता है, ठीक है? कोड को या कोडॉन को, कोई एक ही बात। नंबर 4, टी साई सी लूप, ये क्या करता है? टी साई सी, कोडॉन लिख देंगे, एंटीकोडॉन आर्म लिखना था यहाँ पे। टी साई सी आर्म क्या करेगा? थायमिन सूडोयूरिडिल साइटोसिन आर्म क्या करता है? ये क्या करता है? ये एक, दिस इज राइबोसोम से बाइंड होने के लिए टीआरएनए के ऊपर कोई जगह चाहिए ना, तो ये जगह है ये वाली, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। रिकॉग्नाइज करेगा राइबोसोम बाइंडिंग साइट को, या इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ राइबोसोम बाइंडिंग साइट। राइबोसोम मिला, चलो चलो राइबोसोम मिल गया, चलो टीआरएनए को बाइंड होना कैसे होगा? टी साई सी लूप आगे आएगा। मेरे पास कैपेसिटी है कि जो मैं पहले राइबोसोम को बाइंड करूंगा। इज हैविंग अ साइट, हैविंग अ जगह, ठीक है। इन्वर्टेड जो लूप है छोटी सी, उसका रोल हर स्पीसीज में वेरी करता है। दिस इज ऑल अबाउट टीआरएनए। इस बेसिस पे आपको याद रखना है। देखो, दिस इज अ मास्टर स्लाइड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड दिस वन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर कुछ लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो, और ये वाला सीक्वेंस ACC सीमेंट 3 प्राइम, ठीक, याद रखें। ये हो गया हमारा पूरा न्यूक्लिक एसिड खत्म, पूरा न्यूक्लिक एसिड खत्म, ठीक है। डीएनए के लिए कोई टेस्टिंग नहीं है, डीएनए आइसोलेट करते हैं हम, डीएनए को हम क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। डीएनए आइसोलेशन 12th क्लास में प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। डीएनए को आइसोलेट करते हैं। पिछले क्लास में एक थोड़ी सी गलत चीज मेरे, एक मिनट, पेक्टिन की बात याद है? कुछ हमने पेक्टिन के बेसिस पे कोई PYQs में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, और मैंने कहा था पेक्टिन को होल्ड पे रखो, पेक्टिन की बात में फिर से लेके आऊंगी। कुछ याद है आपको? कहा था मैंने, कुछ इन्यूलिन का क्वेश्चन था, और उसमें इन्यूलिन जो था वो भी होमोपॉलीसैकेराइड था, याद है कुछ? जो बच्चे रेगुलर है उनको याद होगा। भूमिका याद है? होमोपॉलीसैकेराइड था, और उसमें पेक्टिन भी था, और पेक्टिन भी हमने जो लिखा है हमारे स्लाइड में, अगर हमने हमारी स्लाइड देखी हो, हमारे स्लाइड में क्या लिखा है? पेक्टिन को हमने होमोपॉलीसैकेराइड के स्लाइड इसमें लिखा है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि वेट, हम इसको थोड़ा रेक्टिफाई करेंगे, मैंने रेक्टिफाई किया, फिर से मैंने बाकी बुक से भी देखा, तो ये होमोपॉलीसैकेराइड जैसा दिखता तो है, बट रियल में होमोपॉलीसैकेराइड है नहीं, सम चेंजेस है इसमें। देखो देखो क्या लिखा था हमने इसको? होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोयूरेनिक एसिड, अल्फा डी गैलेक्टोयूरेनिक एसिड, नो प्रॉब्लम, इट इज हैविंग एसिडिक ग्रुप, अल्फा डी गैलेक्टोयूरेनिक एसिड है, बट बीच बीच में मिथिल गैलेक्टोयूरेनिक एसिड भी होता है। फिर से दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं, फिर मिथिल गैलेक्टोयूरेनिक एसिड भी हो सकता है, सिर्फ गैलेक्टोयूरेनिक एसिड भी हो सकता है, मींस मिक्सअप हो सकता है।
मिक्सअप हो सकता है। देखो सिर्फ याद रखने के लिए बहुत कुछ याद नहीं रखना पेक्टिन पे, सिर्फ इतना याद रखो कि पेक्टिन इज द हेटेरोपॉलीसैकेराइड। मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, ध्यान दो, वो वाली स्लाइड को मैं करेक्ट कर रही हूँ, आप भी अपने इसमें इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना, ठीक है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्यों, हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इसमें गैलेक्टोयूरेनिक एसिड, हमने ऐसे ही लिखा है गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड क्यों, गैलेक्टोयूरोनिक डेरिवेटिव याद है कुछ, COOH यूरोन एसिडिक ग्रुप होता है, बट बट बीच बीच में वो एसिडिक के साथ मिथिल भी आ जाता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैलेक्टोयूरोनिक एसिड प्लस मिथिल गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके वजह से हम उसको होमो से निकाल के हेटेरो में डाल रही हूं मैं, देखो जरा, इट्स अ हेटेरोपॉलीमर, करेक्शन भी लिखा है मैंने, होमो को काटना है, हेटेरोपॉलीमर ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोयूरानिक एसिड एंड मिथिल गैलेक्टोयूरानिक एसिड। देखो मिथिल का स्ट्रक्चर देखो, ये गैलेक्टोयूरानिक एसिड हो गया, COOH लग गया, ये मिथिल गैलेक्टोयूरानिक हो गया, ये फिर से मिथिल हो गया गैलेक्टोयूरानिक, फिर से गैलेक्टोयूरानिक, फिर से मिथिल गैलेक्टोयूरोनिक। कभी कभी मिथिल मिथॉक्सी ग्रुप ज्यादा होता है, कभी कभी मिथॉक्सी ग्रुप कम होता है। मैंने जो पहले पढ़ाया था वो मिथॉक्सी ग्रुप बहुत लेस जिसमें उसकी बात थी, बट हम एक्सट्रीमिटीज को लेके चलेंगे तो जिसमें अगर हाई मिथिल ग्रुप होगा तो वो उस बेसिस पे अगर हम बोले तो पेक्टिन को हम हेटेरो कहेंगे, याद रखना हेटेरोपॉलीसैकेराइड है पेक्टिन। इस पे 3 क्वेश्चन दिखे हैं मुझे, अभी तक के 3 क्वेश्चन दिखे पेक्टिन पे, इट्स अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, याद रखना बच्चों, मैंने इसको क्लियर किया है आपका, ठीक है। मैंने अपनी स्लाइड को भी लेके आई थी और ये स्लाइड को मैंने कहा था इट्स अ मास्टर स्लाइड, अभी भी कहूंगी इट्स अ मास्टर स्लाइड, सिर्फ एक करेक्शन है कि ये जो है आपको हेटेरो कर देना है, ठीक है, याद रखना, विद एग्जांपल्स भी लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन के साथ आपका ये भी डाल दिया, कभी भी स्टेट में आपको नहीं पूछेंगे बट नीट में जरूर पूछेंगे स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर कोई लर्न नहीं करने आपको, सिर्फ याद रखना है गैलेक्टोयूरोनिक और मिथिल गैलेक्टोयूरोनिक का कॉम्बिनेशन है, और जहाँ पे 2 चीजें आ जाती है वो होमो नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, हेटेरो। ये क्लियर हुआ। पेक्टिन का रोल भी लिख दिया है यहाँ पे, देखो जरा कि पेक्टिन पेक्टिन आपको मैंने पढ़ाया था कैल्शियम पेक्टेट, याद होगा तो कैल्शियम पेक्टेट किस में होता है, मिडल लैमेला में। अभी पढ़ोगे ना आप सेल बायोलॉजी, अब मैंने तो पढ़ा दिया, आप तो पढ़ा ही नहीं होगा। मिडल लैमेला जो कि आपके जैसे भी आपके जो भी सेल्स होते हैं, जो भी आपके साइड में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स के बीच का जो पोर्शन होता है, नेबरिंग सेल्स के बीच का, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कैल्शियम, उसमें क्या भरा होता है, मिडल लैमेली कहते हैं उसको। किससे बनता है, कैल्शियम पेक्टेट से। पेक्टेट किससे बना, पेक्टीन से ही तो बना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि सेल वॉल जो होती है हमारे प्राइमरी सेल वॉल, उसमें ज्यादातर पाया जाता है, वही है आप जो लास्ट की होती है वही, दैट इज अवर प्राइमरी सेल वॉल जो आखिरी की होती है, ठीक है। तो मिडल लैमेला भी लिखा है, ठीक है। सिस किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, रिचेस्ट सोर्स देखो, जो भी सिट्रस फूड होते हैं लाइक लेमन, ऑरेंज, उसमें पाया जाता है, कोई ज्यादा इतना पूछेंगे नहीं, ठीक है। ये सिर्फ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, मिडल लैमेला में होता है, और कैल्शियम पेक्टेट जो होता है वो पेक्टेट बनता ही है पेक्टिन से, ठीक। अब प्रोटीन में हमने कोई एक चीज छोड़ी थी कि प्रोटीन में बहुत सारी टेस्ट थी, टेस्ट, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, याद है आपको, फेलिंग्स टेस्ट, याद है कुछ फेलिंग्स टेस्ट पढ़ा था हमने कार्बोहाइड्रेट में, इफ यू आर रिमेम्बरिंग। टेस्ट पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहोगे मैडम टेस्ट पे कैसे, क्या आपको पता होगा 11th क्लास के प्रैक्टिकल्स आपने नहीं किए, बट 11th क्लास में बायोकेमिस्ट्री के बहुत प्रैक्टिकल्स है, और 11th क्लास में आपको प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन भी है, शुगर का भी आइडेंटिफिकेशन है, सब कुछ है। होपफुली अगर स्कूल स्टार्ट हो गई है तो मैम को कहना अगर प्रैक्टिकल्स हो पाए तो देखो नीट वाले लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिकल्स को लेके भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये सभी टेस्ट हमारी बायोरेट टेस्ट, ज़ैंथोफिल टेस्ट, ये सब प्रैक्टिकल्स में है, हमें थ्योरी में कहाँ है, स्टेट में या सीबीएसई में भी, एनसीईआरटी में भी, स्टेट में नहीं, सॉरी बुक में नहीं दिया है, बट ये प्रैक्टिकल्स में, तो प्रैक्टिकल्स पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देख लेना प्रोटीन्स जो होते हैं उसको टेस्ट कैसे करना है, यानी अगर कोई सैंपल है आपके पास, खाने की कोई चीज ले ली, उसमें प्रोटीन है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट,
हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट वेट? कैसे करेंगे? देयर आर 4 टेस्ट. कौन कौन सी टेस्ट? नंबर 1 बायूरेट टेस्ट, नंबर 2 xanthoprotic test, number 3 मिलन्स टेस्ट एंड नंबर 4 इज नीनहाइड्रीन टेस्ट. एटलीस्ट आपको नाम, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना इसको, नाम के साथ उस टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं और फाइनली उसका रिजल्ट क्या आता है, इतना ही लर्न करना है, बाकी नहीं करना. और मैं भी उतना ही पढ़ाऊंगी. बायूरेट टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा लेके आई. ठीक है, बायूरेट टेस्ट प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं उसके लिए करते हैं. बायूरेट टेस्ट में रिएजेंट्स कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट. याद होगा फेलिंग्स रिएजेंट में बात की थी हमने, याद होगा क्यूप्रस आयंस की, वो अलग, बट यहाँ पे कॉपर सल्फेट. ठीक है, ये दो रिएजेंट्स जब एक साथ मिल जाएंगे तो बना आपका बायूरेट रिएजेंट. बायूरेट रिएजेंट्स जो है उसको हम बायूरेट क्यों कहते हैं? बिकॉज इस रिएक्शन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन दैट इज अ बायूरेट रिएजेंट, ये जो रिएक्शन है, जब रिएक्शन होगी, जब प्रोटीन, जब वो सैंपल में वो बायूरेट रिएजेंट डालोगे आप, तो 2 molecules of यूरिया कंडेंस्ड होंगे. कितने? 2 मॉलिक्यूल यूरिया के कंडेंस्ड टू फॉर्म बायूरिया. अब कहोगे मैम यूरिया कैसे आ गया? यूरिया कैसे आ गया? तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रोटीन जो बनता है उसमें अमीन ग्रुप होता है. यस, अमीन ग्रुप होता है, राइट. हाँ, ऐसे कुछ अमीन ग्रुप तो होता है, और ये अमीन ग्रुप अगर आगे जाके उसको सब एसिड वगैरह मिल जाता है तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज अ यूरिया स्ट्रक्चर. इतना डिटेल में नहीं जाना, केमिस्ट्री थोड़ा ना पढ़ा रही हूँ. हाँ, ये यूरिया स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ यूरिया स्ट्रक्चर बन जाता है अगर हमने ये वाला रिएजेंट्स डाल दिया तो. और कितना बनता है? कितने कितने यूरिया बनते हैं? 2 यूरिया बनते. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायूरेट को बायूरेट क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स यूरिया के जो है वो कंडेंस्ड होके बायूरिया बनाते हैं. सिर्फ इसको याद रखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट को याद रखो. और फाइनली बायूरेट टेस्ट रिएजेंट डालने के बाद किसमें? सैंपल में, प्रोटीन सैंपल में फाइनली क्या होगा? आपको वॉयलेट कलर मिलेगा. वॉयलेट कलर मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर सल्फेट डाला है ना. बायूरेट रिएजेंट बना कैसे? इट्स मेड अप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट. और उसमें 2 यूरिया के मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होते हैं, बायूरिया बनाते हैं, और वॉयलेट कलर आता है लास्ट में. इतना ही, खत्म. ज़ैंथोफिल लेस देन 1 मिनट, क्या बढ़ाओ. नाइट्रिक एसिड होता है इसमें, ये ज़ैंथोफिल टेस्ट में. और हम क्या करते हैं, हमें येलो कलर की पीपीटी मिलती है, खत्म बात. मर्क्यूरी मिलन्स रिएजेंट्स जो है वो याद कर देना इसके नाम. कल फिर से क्लास लूंगी मैं, कुछ भी थोड़ा सा ही पोर्शन बाकी है, सब करा दिया. ये पेंडिंग पोर्शंस थे जो बच गए थे. ठीक है, और इसके बाद रहने दो. हो पाएगा क्या? लेस देन 1 मिनट रहने दो बच्चों, कल देखती हूँ. ठीक है, उसके बाद लिपिड स्टार्ट हो जाएगा. चलो, ओके देन, बाय, टेक केयर एंड पढ़ो. क्लास एग्जाम में बीच में सरप्राइज टेस्ट भी लूंगी कभी भी. ओके देन.